हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का 5 रिट जारी करने का अधिकार जो है दोनों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो एक ही संविधान में दो अलग अलग जगहों पर एक जैसे प्रावधान क्यों किए गए हैं? क्या इन दोनों के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें समानता है या इनमें कोई भिन्नता भी दिखाई देती है? तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायादेश मीन्स रिट, अंग्रेजी में से रिट बोलते हैं, के विधिक क्षेत्र में भिन्नता या न्याय क्षेत्र में भिन्नता। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें इनमें 3 भिन्नताएं जो है वो दृष्टिगोचर होती है, परिलक्षित होती हैं। क्या क्या है? नंबर 1, पहली जो भिन्नता है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल, हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो केवल मूल अधिकारों के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट जो है वो केवल मूल अधिकारों के संबंध में ही जारी कर सकती है, जबकि जब बात करें हम राज्यों के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की तो वो मूल अधिकारों से अन्य कानूनी मामलों में भी ये रिट जारी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के संबंधित मामले में ही रिट जारी करेगा, लेकिन अगर जो हाई कोर्ट है उसे शक्ति दी गई है कि अगर मूल अधिकारों के अलावा भी किसी व्यक्ति के सामान्य कानूनों का या अधिकारों का हनन हो रहा है तो उनकी रक्षा के लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट की शक्ति जो है वो क्या है? ज्यादा है। किसके मुकाबले? सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज्यादा शक्ति हाई कोर्ट को दी गई है। दूसरा अंतर हम देखते हैं। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करती है तो उसका अधिकार क्षेत्र देश का कोई भी व्यक्ति अथवा पूरे देश, इस सब पर लागू होता है। जबकि अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर यह है कि हाई कोर्ट का आदेश केवल संबंधित राज्य व उसके निवासी अथवा मामला किसी अन्य राज्य का हो तो उस अन्य राज्य या जिस व्यक्ति से वो संबंधित है उस पर लागू होगा। तो इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो काफी छोटा है, केवल वो राज्य स्तर तक ही सीमित है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र इंडिविजुअल व्यक्ति से लेकर समस्त भारतीय क्षेत्र में इसके द्वारा किए गए जो आदेश दिए जाते हैं वो पूरे देश में लागू समान रूप से होते हैं। इसके बाद तीसरा अंतर हम देखते हैं, क्या है? देखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का क्या है? कर्तव्य है। और हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 जो है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना जो अनुच्छेद 32 के तहत प्रावधान दिए गए हैं ये स्वयं में एक मूल अधिकार या व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के लिए रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है डायरेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नकार नहीं सकता, उसे न्यायाधीश यानी उस पर कार्रवाई करनी होगी, सुनवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट उसे नकार नहीं सकता कोई भी कारण बताकर।
जबकि हाई कोर्ट के मामले में जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार दिए गए हैं, और आर्टिकल 226 जो है वो मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल 226 तो हाई कोर्ट जो है ये मूल अधिकारों के सुरक्षा से संबंधित किसी वाद को नकार सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का गारंटर या रक्षक कहा गया है। तो अनुच्छेद 226 के तहत मिले अधिकार के द्वारा हाई कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों की सुनवाई के लिए नकार सकता है, नहीं मना कर सकता है कि वो सुनवाई नहीं करेगा, उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता, वो उसका मूल अधिकार क्षेत्र है। और व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी ये है कि वो अपने मौलिक कर्तव्यों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सवाल ये पूछा जाए कि ये मूल अधिकार तो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन अनोखा नहीं है, क्योंकि रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को भी दी गई है। मूल खाली सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है, ये हाई कोर्ट को भी दी गई है। लेकिन अगर सवाल आए थे कि वास्तव में मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। देखेगा आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये संसद को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? ये संसद को अधिकार देता है कि संसद कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया जांच एजेंसी, इनके मूल अधिकारों से संबंधित कानून बना सकता है और यह तय कर सकता है कि इन्हें कितने मूल अधिकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये आवश्यक सेवाएं हैं और देश में कानून व्यवस्था और सुचारू प्रशासन के लिए इनका अपना एक आवश्यकता होती है। तो संसद कानून बनाकर इन पर हड़तालों पर हड़ताल करने पर रोक लगा सकता है, प्रेस के सामने कोई भी वक्तव्य देने पर रोक लगा सकता है, या कोई भी मूल अधिकार जो 12 से 35 तक दिए गए हैं वो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। सारे भी खत्म कर सकता है या साथ में कुछ को खत्म करके कुछ को लागू कर सकता है। ये पूरा अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद, देखिएगा इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, ये जो लागू होता है सशस्त्र बलों में, जो नाई, बढ़ई, मोची, खाना बनाने वाले, उन पर भी लागू होता है, वे लोग भी इसी दायरे में आते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 जो है ये संबंधित जो है ये किससे है? देश में किसी क्षेत्र में या पूरे देश में मार्शल लॉ, ये लागू मार्शल लॉ से संबंध अर्थ है। हालांकि मार्शल लॉ की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन मार्शल लॉ को सैन्य प्रशासन से संबंधित माना जाता है। देखिएगा, जब किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था जो है वो बहुत बिगड़ जाए और पुलिस और सामान्य प्रशासन वहाँ कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो जाए, तो देश की केंद्र सरकार या संसद जो है उस क्षेत्र में, ये अधिकार केवल संसद को है कि वो संबंधित क्षेत्र में, चाहे वो एक जिले का क्षेत्र हो, जिले के ही किसी पर्टिकुलर क्षेत्र हो, या पूरे राज्य में हो, या देश के किसी क्षेत्र में हो, वो मार्शल लॉ लागू कर सकती है। मार्शल लॉ में कानून जो है वो सैन्य प्रशासन के पास चला जाएगा अधिकार जो है, और सैन्य प्रशासन में जो सामान्य प्रशासन है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर सैन्य अदालतें स्थापित हो सकती हैं, और ये जो सैन्य अदालत है इन्हें किसी को मृत्युदंड देने तक का भी अधिकार दिया गया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया है कि जब देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगा हुआ हो तो उस क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी किसी को अगर अवैध हिरासत में रखा गया है तो वो अपनी अवैध हिरासत के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में भी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अधिकार जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सैन्य प्रशासन यानी जहां सैनिक कानून लगा हुआ है मार्शल लॉ वाले क्षेत्रों में वहां भी दिया गया है, इस पर रोक नहीं लगाई गई है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 35 ये क्या कहता है। आर्टिकल 35 अगेन ये संसद को अधिकार देता है। एक संसद को क्या अधिकार देता है? आमतौर पर मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सूची का विषय है, लेकिन कुछ मामलों में संसद को अधिकार दिए गए हैं ताकि पूरे देश में कानून व्यवस्था जो है वो लगभग दंड विधान या मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान जो है कानूनी प्रावधान हो। तो कुछ मामलों में संसद जो है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ कानून बना सकती है। जैसे हमारे पास उदाहरण है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसरों की समता पर संसद कानून बनाकर पिछड़े लोगों को, महिलाएं, बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। वो अनुच्छेद 16 के तहत ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत के मामले में संसद कानून बना सकती है, मूल अधिकार में आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 23 बलात्, श्रम और बेगारी, इस मामले में भी अनुच्छेद 23 में संसद कानून बना सकती है इसकी सुरक्षा के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो निचली अदालतें हैं उन्हें दे सकती है कानून बनाकर। अनुच्छेद 33 के तहत जो हमने अभी पढ़ा है, संसद को अधिकार है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी के लिए उनके मौलिक अधिकारों पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है। आर्टिकल 34 सैन्य प्रशासन वाले मामलों में संसद कानून बनाकर कोई भी कानून जो है वो बना सकती है और ये अधिकार अनुच्छेद 35 के तहत संसद को प्रदान किए गए हैं। तो ये सब मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 12 से भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार।